आइए अब समझते हैं कि कौन सा धर्म कब वजूद में आया और भारत में इसकी उदय का समय कब था, कौन धर्म यहां पर पहले था और कौन बाद में आया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अपने ताजा बयान के कारण फिर चर्चा में हैं, जो उन्होंने 9 अगस्त को डोडा के धातरी इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है और बयान ने धार्मिक और सियासी अखाड़े में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है। 6ठी शताब्दी में केवल कुछ ही मुसलमान मुगल सेना का हिस्सा बनकर आए थे, बाद में बाकी लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ है, पर वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, और जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। यह बयान गुलाम नबी आजाद ने अपने डोडा जिले के 10 दिवसीय दौरे के दौरान दिया था। उन्होंने इसके लिए कश्मीर का उदाहरण देकर भी बताया कि 600 साल पहले कश्मीर में सब कश्मीरी पंडित ही थे, जो बाद में मुसलमान बन गए। हिंदुस्तान आज की मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम कविंद्र गुप्ता भी मानते हैं कि गुलाम सच फरमा रहे हैं। 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था, बाद में आक्रांता मुगलों ने लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर जबरन मुसलमान बनाया। हिंदुस्तान में 600 साल पहले कोई भी मुस्लिम नहीं था। ये जो बाहर से हमलावर आए, उसके कारण से ही ये सारा जो धर्म परिवर्तन हुआ, ये उसी का परिणाम है। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। आज भी रजौरी पुंछ के मुसलमान अपने आप को कोई राजपूत मानता है, कोई दूसरा है। कविंद्र गुप्ता ने तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान को भी कोट करते हुए कहा कि उनके पूर्वज भी पहले हिंदू थे, जो बाद में मुसलमान बन गए। गुलाम नबी के इस बयान से कांग्रेस नेता उदित राज भी सहमत हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे इसे कहने की जरूरत गुलाम नबी आजाद को क्यों आन पड़ी। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं, कभी ये कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, तो कोई नई बात नहीं करी। अब 6वीं शताब्दी में इस्लाम का जन्म होता है, तो उसके बाद ही तो उसका फैलाव होगा, विस्तार होगा। तो कहना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई नई बात हो या लोग न जानते हो तो कहने का मतलब होता है। तो गुलाम नबी जी सभी जानते हैं कि इस देश का जो मुसलमान है 100% यहीं का है। अगर सही मौके पर किसी दूसरी पार्टी के बयान से बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि अपने मूल और कुल को याद रखना चाहिए। पहले तो सभी राम और कृष्ण के ही वंशज थे, बाद में तलवार के डर से कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। निश्चित तौर पर यह सत्य है और हर किसी को अपने मूल और कुल को याद रखना चाहिए। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं वो भगवान राम, भगवान कृष्ण के ही वंशज हैं। कालांतर में अन्य पंथों का उद्भव हुआ और अन्य पंथों के लोगों ने यहाँ धर्मांतरण किए हैं। कुछ बलात् धर्मांतरण हुए हैं और कुछ जो है स्वेच्छा से भी धर्मांतरण हुए हैं। लेकिन यह सत्य है कि हर किसी के पूर्वज जो हैं वो हिंदू रहे हैं और अपने वो धर्म बदल सकते हैं, पूर्वज नहीं बदल सकते। तो गुलाम नबी आजाद की ये जो स्वीकारोक्ति है यह स्वागत योग्य है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु का मानना है कि आजाद के बयान में 100% सच्चाई है, लेकिन यह बयान संभवतः बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के मकसद से दिया गया है। हमारे जो
परदादा, सकड़दादा, उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। और हमने अपने दादा दादी को देखा है, दादी को हमने देखा है कि उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे। ये मैं मान सकता हूं कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है उनकी और कुछ लोगों को खुश करने वाला बयान है। तो उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे कुछ लोग इस पर एतराज करें, मगर ये इतिहास के पन्नों में ये तमाम वाकयात, पूरी तारीख दर्ज है कि यहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में नहीं आए, चंद नुफूस कुदसिया थे, वो आए हिंदुस्तान। और आज हिंदुस्तान में जो 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, इनमें अक्सरियती तादाद गैर मुस्लिम बिरादरियों की है। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने तो सच कहने के लिए आजाद को धन्यवाद दिया है और साथ ही उन्हें सनातन धर्म में पुनः प्रवेश करने का न्योता भी दे डाला। गुलाम नबी आजाद जी से मैं कहता हूं कि आप एक समय निश्चित करिए, हिंदू महासभा आपको हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए पूरी व्यवस्था करेगी, यज्ञ अनुष्ठान कराएंगे और आपको हिंदू सनातन धर्म में आपका स्वागत करेंगे। तो मैं तो चाहता हूं वो गुलाम नबी आजाद साहब आए। गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा कि इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है, जबकि हिंदू धर्म की जड़ें काफी पुरानी हैं। 50 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया था और नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी लॉन्च की थी। लेकिन इससे पहले ही उनके सुर कांग्रेस की सोच से अलग हो रहे थे। अब उनके इस बयान को उनके विरोधी बीजेपी की सियासत मान रहे हैं, तो कुछ इसे खबरों में बने रहने की लालसा करार दे रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और अब सीधे लेके चलते आपको वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। In India, not only in India, once it's going to, any decision is going to impact India, will impact the world as well. And today, we all have gathered here in Varanasi. As I said, Varanasi is one of the oldest living cities, or I could say the continuously inhabited cities in the entire world. Varanasi, in a nutshell, symbolizes the past thousands years of Indian civilization and the next 1,000 years of Indian civilization. It was a major center of trade, commerce and education in the ancient and medieval India. Varanasi has a rich and diverse cultural heritage influenced by various dynasties, empires and religions that ruled and visited the city. It is a city of learning, literature, art and music, especially the Hindustani classical music, the Indian classical music of the Banaras Gharana. It is also famous for its temples, ghats, festivals and rituals that attract millions of tourists from across the world every year. Some of the notable landmarks being the Kashi Vishwanath Temple and the Ramnagar Fort and the Sarnath Museum, which you all visited yesterday. Varanasi is renowned for its silk weaving, pottery, metalwork and wood carving industries which produce textiles, handicrafts and the souvenirs. It is fitting in a way to have the Y20 final summit at this divine and historic city, which date back centuries. As the challenges that are not limited to a single country or region, they are shared by all of humanity. The Y20 summit provides a platform for these young people to work together, find common ground and devise collective solutions to tackle these global challenges. As we gather here today, we must recognize the unprecedented challenges the world is facing. From climate change and environmental degradation to the ongoing health and economic impacts, the urgency to act is more apparent than ever before. By 2030, the youth will dominate the global demographic.
with a considerable portion hailing from South Asia. With them lies the collective responsibility to influence global narratives and collaborative efforts, especially in addressing the paramount sustainable development goals like no poverty, zero hunger, good health and well-being. As we set our sights on future with an ever-changing landscape and the ever-evolving aspirations of the youth, it becomes crucial for the youth to adopt a flexible and forward-looking stance, embracing innovation, proactively addressing the current needs of our youth are key priorities to ensure their successful journey into an unprecedented future. By embracing innovation and fostering skills that align with the demands of the ever-evolving world, we ensure that our youth are not only prepared for the challenges ahead, but are also the driving force behind a thriving and prosperous tomorrow, not just for India, but for the broader global canvas. Today, India not only stands tall in the global arena, but also holds the revered presidency at the G20, a distinguished platform instrumental in molding the global economic narrative, underpinning our G20 presidency in a philosophy of our rich tapestry of values, Vasudev Kutumbakam, which resonates with the ethos that the world is a singular family. This profound sentiment encapsulates our guiding philosophy, one earth, one family and one future. To achieve this common goal, Y20 India identified key 5 areas and these key 5 themes that guided the discussions and will help shape future actions. These themes represent the core areas where the young generation seeks to make a lasting impact. Since the onset of 2023, Y20 India has orchestrated an impressive 1,500 plus engagements spanning pivotal themes like the future of work, climate adaptation, peace building, democratic participation, and holistic well-being. These sessions weren't mere dialogues, they covered innovative subjects and concepts from sustainable fashion shows to in-depth discourses on the existential threat of artificial intelligence. I encourage you to explore the white paper, which provides comprehensive details on each of these themes. You can find the white paper at the official website of the Y20 India. Respected Yogi ji, I would like to highlight here that I don't think in the previous Y20 conferences or summits, any country has taken it to the schools and colleges, where in India we have covered the length and breadth of the country, reached out to hundreds of schools and colleges across the country, and millions of Indians have participated, talking on these themes, giving their ideas. And there has been a comprehensive approach on this, that this is not merely for just a handful of people, but we have taken it to the grassroots level so that millions of Indian youth is involved in giving their views and ideas for the G20, these 5 key areas. At this juncture, we must reaffirm our commitment to the international cooperation, solidarity, sustainable development. By collaborating across borders, we can enhance global economic stability, alleviate poverty, and promote inclusive growth. It is vital that we create an enabling environment for innovation and entrepreneurship to drive job creation and prosperity in all corners of the world. We can't ignore the pressing issue of climate change. My state and some other states are facing it. And in many parts of the world we have seen the natural calamity, the disaster which is happening, taking away millions of lives and livelihoods.
So India's leadership in this area can set an example for the rest of the world. Programs like National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, so on. I mean, there are so many programs what we are running can help in achieving this common goal. India can conceptualize and launch the International Solar Alliance to mobilize efforts to combat climate change through deployment of solar energy solutions. We must collectively strive to accelerate the transition to clean and renewable energy sources, reduce carbon emissions and protect biodiversity. In the spirit and phenomenal momentum for sustainable development, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji